हेलो। आज हम लोग सिलेबस का मॉड्यूल 2 करेंगे। तो सिलेबस के जो मॉड्यूल 2 है उसमें जो पहला टॉपिक है ईएमएफ ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो ये समझते हैं कि एक कोई भी कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए ये करंट है आपका, करंट आई, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर खुद का एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनाता है। ये कंडक्टर क्या करता है, खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, जो सर्कुलर नेचर का होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उसका। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट के ई कौन सा है, ये होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर एल क्या होता है, एल जो होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये एल क्या होता है, एल हमारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और डी आई बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी आई बाई डी टी हमारा रिप्रेजेंट करता है, डी आई बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये बेसिकली अगर देखें ई इट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, एज इट फॉलोज, ये फॉलो करता है, इट फॉलोज लेंज लॉ, लेंज लॉ को फॉलो करता है। लेंज लॉ क्या है, अब इसको समझते हैं। लेंज लॉ ये है कि इसका जो ईएमएफ होगा वो इसके करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लेंज लॉ ये कहता है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल अपोज द कॉज ऑफ ईएमएफ, अपने कारण को क्या करता है, वो अपोज करता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इसका जो ईएमएफ होगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। यहां हम लोग समझते हैं कि ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट का जो चेंज हुआ उसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी है। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, लेंज लॉ के अनुसार ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ चेंज को अपोज कर देता है। मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका करंट चेंज ही नहीं हो रहा, समय के अनुसार चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए आपका करंट की वैल्यू अगर मैं लिख दूं, करंट इट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, तो डी आई बाई डी टी करेंगे तो कितना आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इस कंडीशन पे ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी। मतलब अगर डीसी करंट होता तो उसका ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर एसी है, आई इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी ले लेते, 10 साइन ओमेगा टी ले लेते, तो डी आई बाई डी टी करेंगे तो कितना आएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा तो 10 कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो गया, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो इसमें ईएमएफ जो होगा, इसमें ईएमएफ हमें मिलेगा, लेकिन जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या करेगा, ये जो चेंज हो रहा है ना करंट, उसको अपोज करता है, उस करंट को चेंज को अपोज करता है। तो ये हमारा है इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका इंड्यूस ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी। क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, ये समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। अब ये समझ लीजिए एक कॉइल है, ठीक है, ये समझ लीजिए क्या है, एक कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है एन, ठीक है, कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एल, ठीक है। तो अब इस कॉइल में कहीं पर भी मान लीजिए ये पॉइंट है पी, जो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, पॉइंट पी सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बी इज इक्वल टू म्यू एन आई एल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपको पूछने के चांसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सेंटर में, मान लीजिए ये पॉइंट पी सेंटर में होता तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2a।
सेंटर पे x की जगह 0 ले लेने से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना आ जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2a। अब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि करंट के डायरेक्शन को आप, ये जो उंगली का डायरेक्शन है, 4 उंगली का डायरेक्शन, उसमें करंट का डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसा आपका कॉइल है इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये वाला कॉइल की बात करें, इसमें अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, मान लीजिए दूसरा कॉइल ले लेता हूं मैं, ये दूसरा कॉइल ले लिया मैंने, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, ऐसा इस तरफ होगा। ठीक है, मान लीजिए एक सिंपल सीधा और जो है कॉइल ले लिया। ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट का डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, अंदर की तरफ, क्रॉस आएगा। ठीक है, मान लीजिए करंट हम लोग चेंज कर दिए, करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा ले लिया, ऐसा नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। नंबर ऑफ टर्न्स आई का, बी का यूनिट क्या होता है, बी का यूनिट होता है टेस्ला होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ बी। बी क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, ईएम, यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल इन। अब देखिए क्या कि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए एक करंट कॉइल कैरिंग कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके n दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपका n दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, करंट की वैल्यू मान लेते हैं 2 एम्पियर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है उस जो कॉइल है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 1 मीटर का रेडियस दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ज्यादातर चांसेस यही है क्वेश्चन के। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन आई डिवाइडेड बाई 2a। म्यू नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, n की वैल्यू 100 दिया हुआ है, i की वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 दिया है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर -5। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन आप इस तरह समझिए, फॉर्मूला याद रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड होता है कि ना हम लोग कॉइल को लपेट देते हैं। ठीक है, देखिए ये कॉइल है, इसको हम लोग लपेट देंगे ऐसे करके, कॉइल जैसे हीटर का कॉइल होता है ना उस तरह से कॉइल बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलेनॉइड बोलते हैं। और ठीक है, अब इसके अंदर या तो अपना कुछ मटेरियल होगा या तो नहीं भी होगा, नहीं भी हो सकता है। या तो ये कॉइल को जो लपेट रहे हैं या तो आयरन के रॉड में लपेट सकते हैं या तो हवा में भी लपेट सकते हैं। तो उसके हिसाब से सोलेनॉइड कोर का होता है, वो दो तरह का होता है। एक कोर वाला कॉइल, कोर सोलेनॉइड, जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई कोर होगा। ठीक है, और दूसरा होता है एयर कोर सोलेनॉइड, जिसमें कोई कोर नहीं रहता। एयर कोर सोलेनॉइड में कोई भी कोर नहीं होता। अब ये सोलेनॉइड का 2 भाग हो गया। सोलेनॉइड का ये वाला जो पार्ट हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। सोलेनॉइड का जो बीच वाला भाग है, सेंटर समझ लीजिए, इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस कहा जाता है। और सोलेनॉइड का कॉर्नर, 2 वाला भाग है, एक सोलेनॉइड का एक्सिस और सोलेनॉइड का कॉर्नर। तो सोलेनॉइड के एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू इंटू एन इंटू आई होता है, म्यू इंटू एन इंटू
आई होता है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ स्मॉल n का यूज किया गया। स्मॉल n जो है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकाला जाता है, टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर देंगे। मान लीजिए ये सोलेनॉइड में टोटल टर्न है 100 और सोलेनॉइड की लंबाई है मान लीजिए 2 मीटर, तो टर्न पर यूनिट हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो टर्न पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, टर्न पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो है एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में हम लोग जब हम लोग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। ठीक है, वही अगर इसके एंड पे निकाला जाएगा, कोई भी एंड पे, ये छोर पे या ये छोर पे एंड पे निकाला जाता है तो होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू। ठीक है, ये दो है। जैसे अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कह देते हैं कि एक सपोज एक देयर इज अ सोलेनॉइड, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है 200 और सोलेनॉइड का लेंथ आपको दिया हुआ है 50 मीटर। 50 मीटर ज्यादा हो गया, 5 मीटर अगर ले लेते हैं, सोलेनॉइड का टोटल लेंथ 5 मीटर है। और सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे। आप पहले देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल टर्न दिया है कि टर्न पर यूनिट लेंथ दिया है। तो यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल एन की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 200/5, तो ये हो जाएगा 40। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, स्मॉल एन की वैल्यू आपकी है 40, आई की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 42 या 80, 80 इंटू 4 320, ये हो जाएगा 32 पाई इंटू 10 का पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका सोलेनॉइड में अगर कोई कोर डाल दें, इफ देयर इज अ कोर ऑफ परमिएबिलिटी म्यू आर, अगर एक कोर ले लें जिसकी परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है बी, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर म्यू आर की वैल्यू दिया होता 2 तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन इंटू आई। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, म्यू आर की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी हम लोगों ने निकाला था 40 इंटू आई, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 पाई इंटू 10 का पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड में एन दिया है, कैपिटल एन दिया है या स्मॉल एन दिया हुआ है। कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है हमारा कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न। एन स्मॉल एन क्या होता है, टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, टर्न पर यूनिट लेंथ होता है हमारा स्मॉल एन। कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग को पहले चेक करना है कि हमको कैपिटल एन दिया है क्वेश्चन में कि स्मॉल एन दिया हुआ है। कैपिटल एन अगर दिया हुआ है तो आपको एल भी दिया रहेगा। एल जो होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो आपको अगर कैपिटल एन दिया है तो स्मॉल एन निकाल दीजिए, अगर आपको स्मॉल एन दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए।
ठीक है, टर्न पर यूनिट लेंथ दिया, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा ये समझना है, दूसरा ये चेक करना है कि एयर कोर है या आयरन कोर है। ज्यादातर क्या होता है, एयर कोर रहता है या आयरन कोर रहता है। एयर कोर में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, लेकिन आयरन कोर रहेगा तो क्या लगाएंगे, म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन इंटू आई। ठीक है, ये एक्सिस में। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड में आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस कंडीशन पे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इतने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन आपका है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड of a solenoid of total turn 100 and of length 220 centimeter and a current of 0.5 एम्पियर। तो इस कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए, सब आपका टोटल टर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टोटल टर्न दिया हुआ है। टोटल टर्न आपका कितना है, 100। तो स्मॉल एन निकाल लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 बाई 100 करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। तो 100 इंटू 100 बाई 20, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा 500। ठीक है, टोटल आपका 500 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। स्मॉल एन की वैल्यू आपकी आई है 500, आई की वैल्यू कितनी आई, 0.5 आ गया। तो ये हो गया 4 इंटू 0.5 हो जाएगा 2, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 और 0 1000 इंटू 10 का पावर -7, 1000 पाई इंटू 10 का पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -4 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the end of the solenoid having 20 turns per unit length and carrying a current of 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख करके हमको डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि एन की वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल एन की वैल्यू दिया हुआ है, टर्न पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 20। ठीक है, करंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर। डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड बोला है। ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। स्मॉल एन की वैल्यू आपकी 20 है, आई की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 80, मतलब ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 का पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हर तरह से क्वेश्चन जैसे जैसे आ सकता है, इसलिए पैटर्न समझिए कि फॉर्मूला क्या यूज करना है, क्वेश्चन क्या आएगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आता है फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, समझिएगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू, ये करंट आई फ्लो कर रहा है।
ठीक है, ये कंडक्टर को हम क्या किए हैं, हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लीजिए, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसमें फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, ये कंडक्टर का लेंथ अगर एल है तो ये हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी। इसका फोर्स मतलब अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें तो बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये साइन थीटा क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बी, उसको हम लोग बोलते हैं साइन एंगल थीटा। जैसे समझ लीजिए ये जो रेड कलर का लाइन है, नीचे बना रहा हूं, ये जैसे मान लीजिए ये रेड कलर का जो लाइन है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिएगा बात को। ठीक है, और इसमें जो कंडक्टर रखा जा रहा है वो कंडक्टर थोड़ा सा स्लैंटिंग करके रखें, समझे, इसको थोड़ा टिल्ट करके रखें। ठीक है, और ये कंडक्टर का लेंथ है एल। ये कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, कैपिटल एल मान लेते हैं। और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब ये समझ लिए ये जो एंगल बन रहा है ना कंडक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो इसमें जो कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा ये फोर्स कितना होता है, ये बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है, फोर्स इन अ कंडक्टर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। तो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए हम तीन डायरेक्शन को देखते हैं। एक डायरेक्ट तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को समझिएगा कि अगर ये जो रेड कलर की जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। रेड कलर की जो लाइन है वो समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपके करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये समझ लीजिए, ये देखिए, ये तीन हम लोग को अपनी उंगलियों को इस तरह से रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिएगा, है ना। इंडेक्स फिंगर को किस में रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे रखिएगा। ठीक है, और जो आपका करंट है उसको, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखिएगा। तो जो थंब का डायरेक्शन आता है वही क्या होता है हमारा, वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो डायरेक्शन आएगा ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन बन रही है, ये जो डायरेक्शन आएगा ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, ये हमारा मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट जो होता है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने वाला करंट समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने वाला करंट। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया मेरे तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ डॉट, तो बाहर की तरफ करंट है, तो जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये हमारा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यही है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कब काम आता है, व्हेन वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ current, and we need to obtain direction of force। ठीक है, हमें जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है,
और हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फाइनल निकालते रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब कभी भी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं, किसी भी क्लोज सर्किट में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जिसमें फैराडे ने दो लॉ दिया, फैराडे ने दो लॉ दिया। ठीक है, क्या क्या लॉ दिया? फैराडे ने दो लॉ दिया। एक लॉ दिया कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों लॉ जो है मेरा क्या है, ये फैराडे का लॉ है, फैराडेज लॉ। क्या बोलता है? whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil which is proportional to the change in magnetic flux linked with the coil। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बोल रहा है ईएमएफ इंड्यूस ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। ईएमएफ जो होता है वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है? अपोज करता है। इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें मैं क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कॉइल रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कॉइल रख दिया इस तरह से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कॉइल रख दिया। ऐसा कॉइल रख दिया। ठीक है, अब ये कॉइल को मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉइल को मैं रोटेट कर रहा हूं। कौन से डायरेक्शन में? इसको ऐसा सर्कुलर रोटेट कर रहा हूं। समझिएगा बात को, इसको ऐसे हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कॉइल है और मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें अभी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक क्या होगा? जीरो, जब इस पोजीशन पे आएगा। जब ये बदला, रोटेट किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा का पूरा लिंक करेगा। फिर इधर घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जो क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा है वो क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बोलता है फैराडे लॉ कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा डायरेक्टली, ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स लिंकेज, अगर हम लोग फ्लक्स लिंकेज को साई बोलते हैं तो यह डी साई बाई डी टी के बराबर होगा। यहाँ साई क्या होता है? साई को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। ये मशीन का बेसिक है, इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक है। तो साई क्या होता है? साई जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फाई, और फाई क्या होता है? फाई जो होता है हमारा फ्लक्स होता है। ठीक है, फाई क्या होता है? हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टी ऑफ फ्लक्स हम लोग आ रहा क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू एन आई बाई एस होता है। फ्लक्स क्या होता है? एन आई बाई एस। एस को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस, एस को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। और एस इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन म्यू जीरो म्यू नॉट म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। इसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। तो ये होता है हमारा फ्लक्स।
फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स करते हैं तो हमारा होता है फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज जितना ज्यादा तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब अगर आप कॉइल को बहुत तेजी से रोटेट करवा रहे हो तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, बहुत तेजी से चेंज होगा, और फ्लक्स लिंकेज तेजी से चेंज होगा तो ईएमएफ भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। दूसरा तरीका देखिए, ये समझ लीजिए कि अगर कोई कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर पे, जैसे ये समझ लीजिए कि यहां पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब आप समझ लीजिए कि आप एक कंडक्टर को, एक कंडक्टर आप लिए और ये कंडक्टर को क्या कर रहे हो, ये कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले अंदर लेके गए, इसको पहले अंदर की तरफ लेके गए, ठीक है, और उसके बाद उसको बाहर लेके जा रहे हैं, ऐसे अंदर बाहर अंदर। जैसे अंदर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा, बाहर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, बाहर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज कम होगा, फिर अंदर, ऐसे करते करते फ्लक्स लिंकेज कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। आप सिंपल सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एलईडी बल्ब छोटा सा आता है, वो एलईडी बल्ब को क्या करिए, एलईडी बल्ब को आप क्लोज सर्किट कर दीजिए, दोनों को जो है, दोनों जो टर्मिनल होता है उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसको चुंबक के पास ऐसे आगे पीछे करेंगे तो एलईडी बल्ब जलने लगता है, वो एलईडी बल्ब जलने लगता है। समझ में? कोई भी चुंबक को आप लीजिए, पहले उस दोनों टर्मिनल को जोड़ दीजिए, फिर ऐसे ऐसे रोटेट उसको मूव कराइए, तो वो क्या होगा, उसका भी फ्लक्स चेंज होता है, एलईडी बल्ब में इंड्यूस ईएमएफ होने लगेगा, वो जलने लगेगा। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा उसमें फैराडे ने दो लॉ दिया। लॉ वन जो दिया, लॉ वन क्या बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी साई बाई डी टी। डी साई बाई डी टी, साई क्या है, फ्लक्स लिंकेज है। और दूसरा लॉ टू दिया, लॉ टू दिया कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी साई बाई डी टी। माइनस का क्या मतलब होता है कि जो ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज को अपोज करता है। मतलब ये समझिए कि आप एक फोर्स से इधर ऐसा से ट्रेवल कर रहे, जैसा फोर्स उसको तेजी से मूव करा रहे हो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, तो वो ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस करता है जो आपके मूवमेंट को स्लो कर देगा। समझ लीजिए कि वो ईएमएफ एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा जो आपके मूवमेंट को स्लो कर देगा। ये हमारा है इंड्यूस ईएमएफ। मशीन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेकिंग वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समझ लीजिए जितना तेजी से मूवमेंट होगा, दोनों चीज को समझिए, जितना तेजी से मूवमेंट होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद ये समझ लीजिए कि जितना आप तेजी से मूवमेंट करोगे ईएमएफ ऐसा फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो आपके मूवमेंट को स्लो कर देगा। वो आपके मूवमेंट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ट्रांसफॉर्मर का। जब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर में भी यही चीजें होती हैं। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर समझिए, ट्रांसफॉर्मर, मान लीजिए ये आपका ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में ऐसे टर्न्स बने हुए हैं, ऐसे टर्न्स बने हुए। अब ट्रांसफॉर्मर में एक करंट फ्लो कर रहे हैं, मान लो ये जो करंट है, ये करंट क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, मान लीजिए करंट है। तो उसके कारण से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स, ये भी क्या होगा, उसी साइनोसोडल फ्लक्स होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब ये फ्लक्स जो करेगा, ये जो फ्लक्स होगा, ये चेंज इन फ्लक्स, देखिए यहाँ पर फ्लक्स हमेशा चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स चेंज होने के कारण से अगर मैं फ्लक्स लिंकेज लिखता हूँ, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, एन फाई, मतलब एन फाई एम साइन ओमेगा टी बनेगा। अब मैं डी साई बाई डी टी करता हूं, मतलब ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एन फाई एम साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा एन फाई एम
कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हमारा हो जाएगा डी फाइव। तो डी फाइव बाई डी टी की डी साई बाई डी टी जीरो नहीं आया, तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ क्या करेगा, ये ईएमएफ एक और करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना, जो पहले वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पर करंट के कारण से ईएमएफ बन रहा था, तो ये ईएमएफ क्या करेगा, पहले वाले करंट को अपोज करेगा, मतलब अपना खुद का एक करंट प्रोड्यूस करेगा जो पहले वाले करंट को अपोज करेगा। इसलिए ट्रांसफार्मर में जब नो लोड कंडीशन होता है तो करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि एक जो ईएमएफ है वो क्या करता है, वो एक्चुअल करंट को अपोज कर देता है। ट्रांसफार्मर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, यही है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स है। टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट if direction of magnetic field and direction of movement is given। तो हम लोग को क्या करना है, अपने राइट हैंड को ऐसा स्ट्रेच करना है जिसमें ये जो बीच वाला फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मिडिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है करंट को, और ये जो है थंब ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मूवमेंट को। तो अगर ये समझ लीजिए कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर का मूवमेंट है, ये जो कंडक्टर है अंदर में जो कंडक्टर रखा हुआ है, रेड कलर का कंडक्टर है, वो इस तरफ रोटेट इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये कंडक्टर में करंट कैसा फ्लो करेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे उंगली को अंदर की तरफ रखा, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, समझे, मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। ये थंब रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मिडिल फिंगर है किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब ये जो मान लीजिए ऐसा लंबा कंडक्टर है, समझे, ये इसको थोड़ा बेटर तरीके से बना देता हूं मैं। जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने कंडक्टर को रखा ऐसा और कंडक्टर को इस तरफ मूव करवा रहे हो, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरफ करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, वही अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ, डॉट डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर की तरफ। सभी लोग आप लोग करके देखिएगा तब दिमाग में घुसता है। मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब डॉट डॉट करंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मान लो कि मैंने कंडक्टर को ऐसा रखा, ठीक है, और कंडक्टर को अभी भी मैं उसी डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया, मूवमेंट कंडक्टर का ऐसा हो गया। तो आप देखिए जो करंट है वो कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ करंट आएगा, इस कारण से ये आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है प्लस मूवमेंट का डायरेक्शन, किस तरफ से मोशन हो रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, वो दिया रहेगा, तो आपको करंट का डायरेक्शन निकालना है। यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने समझा कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, समझिएगा, मान लीजिए एक कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो करंट है ये कैसा करंट है, ये करंट आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, चेंज हो रहा है, ये करंट कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है।
ठीक है, ये करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स विल प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये क्या करेगा, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करता है। मतलब ये खुद का करंट ही क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। खुद का करंट ही क्या करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। और खुद का करंट ही क्या करेगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, देखो, व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, दिस फेनोमेना इज सेल्फ इंडक्शन। खुद के करंट के कारण से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो क्या करेगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो जो करंट, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एन फाई, वो जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग जब हटाते हैं तो ये होता है एल इंटू आई, जिसमें एल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो खुद के करंट के कारण से जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और एल की वैल्यू क्या होती है, एन फाई बाई आई के बराबर होती है। एन फाई बाई आई के बराबर होती है। तो एन फाई और आई के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिर से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये करंट है, ये आपका एक कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन कैसा करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट चेंज हो रहा है समय के अनुसार। ये करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये करंट क्या करेगा, ये चेंजिंग करंट एक चेंजिंग फ्लक्स बनाएगा, जो फ्लक्स बदल रहा है। और चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। अपने ही करंट के कारण से एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जो अपने ही करंट को अपोज करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, करंट को अपोज करता है। ठीक है, अपने ही करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे कारण से कोई चीज पैदा हुई और वो पैदा होकर के मुझे ही अपोज करने लग जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अपने करंट के कारण से एक फ्लक्स बनेगा, उस फ्लक्स के कारण से एक ईएमएफ बनेगा, वो ईएमएफ मेरे करंट को अपोज करेगा। इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन हम लोग कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एन फाई बाई आई के बराबर होता है। एन फाई बाई आई, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई, ये हमारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में समझ लीजिए दो कंडक्टर है, समझे, दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, ये कंडक्टर एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जो इस वाले कंडक्टर से, ये कंडक्टर क्या करेगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ऐसा फ्लक्स बनाएगा जो इससे लिंक करेगा। और इसका ये वाला कंडक्टर एक फ्लक्स बनाएगा जो इससे लिंक करेगा। समझे, इसको समझिए। I1 produces flux that links with second conductor, और I2 produces flux that links with फर्स्ट कंडक्टर। I1 एक फ्लक्स बनाएगा जो सेकंड कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, और I2 फ्लक्स बनाएगा जो फर्स्ट कंडक्टर के साथ लिंक करेगा। तो इस कारण से क्या होता है, I1 वाला जो फ्लक्स है वो दूसरे वाले कंडक्टर के I1 वाला जो करंट है वो दूसरे कंडक्टर के फ्लक्स को चेंज करेगा, और I2 करंट जो है वो पहले वाले कंडक्टर का फ्लक्स चेंज करेगा। और इस फ्लक्स चेंज होने के कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। तो यही हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज इक्वल टू दूसरे का फ्लक्स बाई मेरे वाला करंट।
समझे, दूसरे का फ्लक्स बाई मेरे वाला करंट, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दो कंडक्टर है जिसका पहले वाले कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, दूसरे वाले कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है N2, तो और इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आती, K अंडर रूट ऑफ L1 L2। यहाँ पर K को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। मतलब पहले वाले कंडक्टर का इंडक्टेंस है L1, दूसरे वाले कंडक्टर का इंडक्टेंस है L2, ये दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। तो M की वैल्यू कितना हो जाएगा, K अंडर रूट ऑफ L1 L2। M की वैल्यू कितना हो जाएगा, K अंडर रूट ऑफ L1 L2। ये हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब दोनों को लिंक करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। मेरे वाले करंट के कारण से जो फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। दूसरे वाले करंट के कारण से मेरे वाले ईएमएफ का जो चेंज होगा, उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे ट्रांसफॉर्मर में जो होता है, ट्रांसफॉर्मर जो मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मर में इस वाले करंट के कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। ये समझ लीजिए, ईएमएफ इस वाले करंट I1 करंट के कारण से ईएमएफ, दूसरे वाले कंडक्टर का ईएमएफ जो चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और I1 करंट के कारण से उसी का ईएमएफ जो चेंज होना है, उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। समझे, ये दो फेनोमेना होती है। अपने वाले करंट के कारण से अपना ईएमएफ चेंज होना, उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। अब दूसरे वाले करंट के कारण से मेरा ईएमएफ चेंज होना, इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है N∅I, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू होती है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों को एक तरह से समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस जो हो जाएगा L1 इज इक्वल टू N1∅1/I1, और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर देखेंगे तो N2∅2/I1, N2 दूसरे का N2∅2/I1, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, उसी तरह से L2 निकालना रहेगा तो N2∅2/I2, लेकिन M2 निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 हो जाएगा N1∅1/I2। ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग निकालते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है K अंडर रूट ऑफ L1 L2 होता है, K को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या होता है, जब भी ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स रहेगा तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस करता है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से, और ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग ग्राफ को ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करते हैं, ग्राफ को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ग्राफ को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, I0 को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें समझिए कि इसका मीन और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का मीन और आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो अगर कंप्लीट साइकिल में देखें, अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना ही नेगेटिव भी जा रहा है, इसलिए कंप्लीट साइकिल में इसका जो मीन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू मीन वैल्यू होती है 2I0/π या 0.636I0, है ना, 0.636I0। I0 क्या होता है, पीक वैल्यू होता है। उसी तरह से एवरेज वैल्यू किसका, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू होगा 2V0/π। ठीक है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू होता है V0/√2।
ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस का क्या मतलब हो गया? अगर आप वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं जो जीरो से चालू होता है, तो वोल्टेज को लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और मान लीजिए जो करंट का आप करंट जहां से चालू हो रहा है वो पहले से चालू हो रहा है, तो ये करंट का ग्राफ की है, फाई नॉट पहले से चालू हो रहा है, तो करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो फाई होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कहते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है। अब थ्री फेज सर्किट क्या होता है? थ्री फेज सर्किट, देखिए थ्री फेज सर्किट जो थ्री फेज सप्लाई के लिए यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्री फेज सर्किट। तो थ्री फेज सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कैसा रहेगा? स्टार कनेक्शन रहेगा इस तरह से, मान लीजिए तीन इंपीडेंस है, इसका जब कनेक्शन हम लोग इस तरह से कर दिए, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक न्यूट्रल रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और दूसरा कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन के अलावा एक और कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन, जिसमें तीनों इंपीडेंस एंड टू एंड कनेक्टेड रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अब इसमें यह समझिए कि वोल्टेज अक्रॉस द, या वोल्टेज या करंट थ्रू, या अक्रॉस impedance is called phase voltage और phase current। समझते हैं? इसके अक्रॉस का वोल्टेज इसको बोलेंगे फेज वोल्टेज, और इसमें फ्लो होने वाला करंट इसको क्या कहेंगे? फेज करंट। ठीक है, इंपीडेंस के क्रॉस में फ्लो होने वाला वोल्टेज फेज वोल्टेज, इंपीडेंस के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज, और इंपीडेंस में फ्लो होने वाला करंट को फेज करंट कहते हैं। उसी तरह से इंपीडेंस के क्रॉस का वोल्टेज हमारा हो जाएगा फेज वोल्टेज, और इसमें फ्लो होने वाला करंट कहलाएगा फेज करंट। तो ये दो तरह से फेज वोल्टेज और फेज करंट होता है। दूसरा होता है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। वोल्टेज अक्रॉस टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का वोल्टेज इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज, उसको कहा जाता है लाइन वोल्टेज। और करंट फ्लोइंग इन लाइन इज कॉल्ड लाइन करंट। समझते हैं? यहां पर ये दो लाइन के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन करंट कहते हैं। ठीक है, तो दो वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज, दूसरा फेज करंट लाइन करंट। तो फेज वोल्टेज और इसमें क्या अंतर होता है? स्टार कनेक्शन की बात करते हैं। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। और लाइन करंट जो होगा वो फेज करंट के बराबर होता है। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा आपका कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, दूसरा कनेक्शन आपका है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज इट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। तो ये दो आप इक्वेशन को याद रखिएगा अलग अलग सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये आपका जितना थ्योरी है वो आपका सेकेंड मॉड्यूल का आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम लोग मॉड्यूल 3 का कुछ पार्ट को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद थ्योरी देखेंगे। रेगुलर क्लास जो होने लगेगी, रेगुलर क्लास में आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हर चैप्टर का हर मॉड्यूल का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।
ठीक है, पहले मॉड्यूल के थ्योरी को समझ करके फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।